प्रीवियस ईयर का ये दूसरा पेपर है। इसका कोड आप लोग देख सकते हैं 3112 है। जब तक यहाँ पे 1 लिखा रहेगा इसके यहाँ पे सेट आएंगे 1 2 3। और जो 1 2 3 सेट होता है उसमें क्वेश्चन लगभग एक जैसे होते हैं, बस उनका ऑर्डर थोड़ा सा चेंज रहेगा और दो चार प्रॉब्लम भी अलग रहते हैं। तो यहाँ पे इसका हमने सेट 2 लिया हुआ है, इसके सेट 1 और 3 में प्रॉब्लम एक जैसे ही आएंगे। जब यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है ये चेंज होगा तो वो पेपर चेंज हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इसके सेक्शन ए और सेक्शन बी का कंप्लीट सोल्यूशन चेक करेंगे, बाकी जो सेक्शन होंगे उसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं सेक्शन ए पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डीकम्पोजिशन इज लाइट। यानी आपको इसमें रिएक्शन वो सर्च करना है जिसमें डीकम्पोजिशन लाइट के प्रेजेंस में होता है। जो तीसरा क्वेश्चन है इसको अगर आप ध्यान से देखो तो जब हम इसका डीकम्पोजिशन कराते हैं तो यहाँ पे सनलाइट यूज करते हैं, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम एंड जिंक आर। जो एल्युमिनियम और जिंक है ये दोनों होते हैं मेटालॉइड, और जो मेटालॉइड होंगे उनका जो ऑक्साइड होगा वो एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है, और जो दोनों नेचर शो करता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्फोटरिक। तो आपको चेक कर लेना, यहाँ पे ऑप्शन एम्फोटरिक वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे 4 कंपाउंड दिया गया है। द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द वन मॉलिक्यूल इज। यहाँ पे इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको मालूम है 7 होता है, इसका होता है 5, इसका लिख सकते हो 2 और हाफ भी होता है, और इसका होता है 10। तो मैक्सिमम वाले का आपसे पूछा हुआ है इसलिए हो जाएगा Na2CO3। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द नेम एंड फार्मूला ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्काइन। एल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर है उसका फार्मूला होता है C2H2। अब इसी में आपको क्या करना होता है, ऐड करना होता है CH2। तो जब CH2 ऐड करोगे तो सेकेंड मेंबर आ जाएगा C3H4। फिर CH2 ऐड करोगे तो इसका थर्ड मेंबर आ जाएगा C4H6। दिस वन इज द थर्ड मेंबर। इसका फार्मूला ये हो गया। 4 कार्बन है, इसका नाम लिखना पड़ेगा ब्यूटाइन। तो आप चेक कर लो, ब्यूटाइन C4H6 हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, अ मेटल एंड अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आंसर में सबसे पहले आपको मेटल बताना है, फिर नॉन मेटल, और दोनों रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। तो जो मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है वो मरकरी होता है, और जो नॉन मेटल है वो ब्रोमीन, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे एक रिएक्शन मेंशन है, द रिएक्शन गिवन एबव इज अ रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज इन दिस केस। यहाँ पे जो MnO2 है ये कन्वर्ट होता है MnCl2 में। यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, इसलिए जो रिएक्शन होगा वो होगा रिडक्शन का। और जो HCl है इट इज कन्वर्टेड इनटू Cl2, और जब ये इसमें कन्वर्ट होगा तो हाइड्रोजन बाहर हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है और MnO2 रिड्यूस हो रहा है। तो MnO2 रिड्यूस एंड HCl ऑक्सीडाइज, ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, when 2 ml of sodium hydroxide solution is added to few piece of zinc granules, NaOH का रिएक्शन आपको कराना है जिंक के साथ। ये बनाता है सोडियम जिंकेट मींस Na2ZnO2, और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाता है। इसकी बैलेंसिंग करोगे तो यहाँ पे 2 लिखना होगा। तो इसका ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, आपको ऑप्शन बी करेक्ट दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। DNA कैरीज द इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर नेक्स्ट जनरेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। DNA इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन, ये भी सही है क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसमें DNA इन्वॉल्व होता है। चेंज इन द इंफॉर्मेशन लीड्स टू डिफरेंट प्रोटीन, ये भी करेक्ट है। अगर हम वहां पे जो इंफॉर्मेशन है उसका ऑर्डर बदलते हैं, जो प्रोटीन फॉर्म होता है उसका नेचर बदल जाता है। फीचर विल रिमेन द सेम इवन इफ द प्रोटीन चेंज, कह रहा है कि प्रोटीन को चेंज कर देंगे तब भी फीचर यहाँ पे सेम रहेगा, ये बिल्कुल गलत है। प्रोटीन बदलेगा तो फीचर भी बदल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ नर्व सेल द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल इज नोन एज। जहां पे दो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं उसी जंक्शन पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, और वहां पे उसको बोलते हैं हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 10, क्रोमोसोम्स के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द स्टेटमेंट 1 इज क्रोमोसोम्स कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये गलत हो गया क्योंकि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम DNA बोलते हैं,
और जो क्रोमोसोम है वो डीएनए ही है, लेकिन तो कंडेंस फॉर्म में होता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी गलत है। क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में नहीं रहता, जब गैमिट फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पे उसका पेयरिंग खत्म हो जाता है, वहां पे सिंगल होता है। आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ये चलेगा, तो आपको चेक कर लेना है फर्स्ट एंड फोर्थ सही है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, स्टोमेटा क्लोजेस व्हेन, स्टोमेटा कब क्लोज होता है? इट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, ये गलत है, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो स्टोमेटा को ओपन रहना है। इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, ये करेक्ट है। वाटर फ्लो आउट ऑफ द गार्ड सेल, जब स्टोमेटा को क्लोज करना होता है तो जो वाटर होगा उसको बाहर कर देते हैं और ये क्लोज हो जाता है। वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल, ये गलत है, तो आपको चेक कर लेना है सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन, इसलिए हो जाएगा सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन इज द मीन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे जो मल्टीपल फिजन होगा वो होता है प्लाज्मोडियम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13, at what distance from the convex lens should an object be placed to get an image of the same size as that of the object on a screen? अगर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस होगा तो कह रहा है कि कहां पे आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे जिससे कि सेम साइज का इमेज बनता है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता है कि जब आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो 2f पे, दिस वन इज f, दिस वन इज 2f, जब ऑब्जेक्ट को 2f पे प्लेस करोगे तो इसका जो इमेज है वो भी 2f पे बनता है, और यही इमेज यहाँ पे सेम साइज का होता है। तो आपको जो ऑब्जेक्ट प्लेस करना है वो कहाँ रखना है? डबल ऑफ द फोकल लेंथ पे रखना है, तो सी ऑप्शन है एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ये हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड एज, जो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है उसको क्या बोलते हैं ऐसा पूछा गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेटिना, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज, अब सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है वो आपसे पूछा गया है, तो आपको मालूम है कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, मतलब हर पॉइंट पे एक जैसा। अब हर पॉइंट पे एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए जो लाइंस है उनको आपको पैरेलल बनाना होता है और इक्वल डिस्टेंस पे बनाना होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल आर मिसिंग। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे आपको मालूम है जनरली आते हैं हर्बीवोर्स, तो आपको चेक कर लेना है किस फूड चेन के अंदर हर्बीवोर्स नहीं है। तो यहाँ पे ग्रास, ग्रास को खाने वाला गोट प्रेजेंट है। जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, स्मॉल लार्ज फिश में फाइटोप्लैंक्टन्स है प्रोड्यूसर, ये है इसका फर्स्ट कंज्यूमर यानी जू प्लैंक्टन्स, ये भी चलेगा। टाइगर, ग्रास, स्नेक और फ्रॉग में ग्रास को खाने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये हो गया इनकम्प्लीट, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल मिसिंग है यहाँ पे। चौथे में ग्रास को खाने वाला ग्रास ऑपर प्रेजेंट है, इसलिए ये भी चलेगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद 4 असर्शन रीजन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 है, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ये बिल्कुल ट्रू है। अब इसका रीजन क्या है? एक्वेटिक सिस्टम के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसका कंसंट्रेशन कम होता है, इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता जितना टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को मिलता है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी हाई, ये हाई नहीं होता, ये गलत हो गया। और असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ये ऑप्शन शायद सी होगा, इसलिए सी लिख देंगे। 18, द रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई, बिल्कुल करेक्ट है, नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। Rainbow is formed in the sky when the sun is overhead and water droplets are present in air. वाटर ड्रॉपलेट्स का प्रेजेंस तो जरूरी है, लेकिन जो सन है वो ओवरहेड नहीं होता, सन होना चाहिए बिहाइंड द ऑब्जर्वर, इसलिए ये नहीं चलेगा। तो इसमें भी असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, मतलब ऑप्शन लिख देना है सी। क्वेश्चन नंबर 19, accumulation of harmful chemicals is maximum in the organism at the highest trophic level in food chain, बिल्कुल करेक्ट है ये। The harmful chemicals are sprayed on the crops to protect them from disease and pest, ये भी ट्रू है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसलिए ऑप्शन आप लिख देना बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, ये बिल्कुल ट्रू है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एसिड है,
नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू वाटर एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस। ये भी करेक्ट है और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। ये तो हो गया सेक्शन ए। अब चलिए हम लोग चलते हैं सेक्शन बी पे। इसमें फर्स्ट पार्ट है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर वाई। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और इसका निकालने जाएंगे डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए आपको ड्रॉ करना होता है टेंजेंट। तो इस लाइन के लिए टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा और दूसरी लाइन के लिए टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सेम पॉइंट पे यहाँ पे दो अलग अलग डायरेक्शन शो होगा सेम मैग्नेटिक फील्ड का। So, if two magnetic field lines intersect each other, then at the point of intersection, two different tangents are drawn which represent two different direction of the same magnetic field, which is not possible. इसका second part है how is a uniform magnetic field in a given region represented? Draw a diagram in support of your answer. यहाँ पे कह रहा है अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको रिप्रेजेंट करना होगा किसी रीजन में तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी उसको हमने ऊपर डिस्कस किया था, आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होती है, वो भी इक्वल डिस्टेंस पे। तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दोगे तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। So how you would connect three resistor each of resistance 6 ohm so that the combination has the resistance of 9 ohm? Also justify your answer. तो यहाँ पे 6 ओम के 3 रजिस्टर को ऐसे कनेक्ट करना है कि जो टोटल रेजिस्टेंस है आपको मिल जाएगा 9 ओम। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रजिस्टर को रखेंगे सीरीज में, बाकी दो को हम लोग रखते हैं पैरेलल। और जब ऐसा करेंगे तो जो कॉम्बिनेशन होगा उसका रेजिस्टेंस हमको 9 ओम मिल जाएगा। अब जस्टिफाई करना है तो सबसे पहले हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले का टोटल निकालेंगे रेजिस्टेंस। तो 1/RP इक्वल टू हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 मीन्स 2/6। तो आरपी हो जाएगा 6/2 मीन्स 3। तो इसका रेजिस्टेंस आ गया 3 और ये 6 पहले से है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो 6 + 3 करने पे 9 ओम आ जाएगा। इसी का आर वाला पार्ट है इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम इन वाट इन द रजिस्टर ऑफ 2 ओम। इसके अंदर पावर आपको बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे टोटल करंट जो इनके अंदर चल रहा होगा, फिर उसी से पावर बताएंगे। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट सबसे पहले निकालोगे, ये दोनों सीरीज में है इसलिए R1 + R2 करना पड़ेगा। तो आ जाएगा ये 3 ओम। अब हम लोग लगाएंगे ओम्स लॉ, V = IR से आपको करंट मिल जाएगा V/R मीन्स 6/3 मीन्स 2 एम्पियर। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको मालूम है कि जो करंट है वो डिवाइड नहीं होता, इसलिए जो करंट इसको मिलेगा वही करंट इसको मिलेगा, इसलिए दोनों में जो करंट चल रहा होगा वो 2 एम्पियर चल रहा होगा। अब पावर बताना है तो पावर के लिए बहुत सारे फार्मूले हैं, आप कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हो। इसका हमको आर बताएं और आई भी बताएं तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे P = I²R। तो आई की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर कर दिया, R 2 है, यूज करोगे तो आंसर आ जाएगा 8 वाट। अगर आप इस फार्मूले से नहीं कैलकुलेट करना चाहते तो आप यहाँ पे वोल्टेज कैलकुलेट कर लो सबसे पहले। तो इसका जो वोल्टेज है V = आ जाएगा IR से, I की वैल्यू 2, R की वैल्यू 2 मीन्स 4 वोल्ट हो जाएगा। फिर यहां से पावर निकालेंगे P = V × I। V हो गया 4, I हो गया 2, ये भी हो जाएगा 8 वाट। तो चाहे जिस फार्मूले से इसको कैलकुलेट करना चाहो आप कर सकते हो। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। A ray of light fall making an angle of incidence theta on a surface of the glass slab. Draw a labeled ray diagram to show its path. Also mark lateral displacement on it. तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक बनाते हैं ग्लास स्लैब। ये हो गया ग्लास स्लैब और ये एक नॉर्मल है जहां से लाइट इंसिडेंट कर रहा है और बना रहा है एंगल थीटा, ठीक है। अब उसके बाद एक ग्लास में आएगा तो लाइट थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, तो लाइट को बेंड करा दिया। अब यहाँ पे फिर से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और लाइट को फिर से हम लोग यहाँ से पास कर देंगे, ठीक है। ये हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे और ये हो गया इमर्जेंट रे। अब अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो जो लाइट होती बिल्कुल डायरेक्ट यहीं से चली जाती इस तरीके से। ये मेन लाइट है यानी इंसिडेंट रे और ये है इमर्जेंट रे। इसके बीच का जो यहाँ पे डिफरेंस आता है इसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यही पूछा हुआ था यहाँ पे लिखने के लिए।
ये आई होगा, ये हो जाएगा आर, तो ये भी एंगल आर रहेगा, इसको लिखना पड़ेगा एंगल ई, यानी एंगल ऑफ इमरजेंस। तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर देना है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, इन विच रीजन ऑफ द ब्रेन इज मेडुला एंड सेरिब्रम लोकेटेड, स्टेट वन फंक्शन ऑफ ईच। जो मेडुला है वो पार्ट है हिंड ब्रेन का, और जो सेरिब्रम है वो पार्ट है फोर ब्रेन का। दोनों का एक एक काम पूछ रहे हैं। अब मेडुला का जो मेन काम है वो क्या है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, इसके अलावा जो सेलिब्रेशन है उसमें वोमिटिंग है, इन सबको रेगुलेट करेगा। और सेरिब्रम आप जानते हो ये मेन थिंकिंग पार्ट है, इसी की वजह से चीजें मेमोराइज होती हैं, तो मेन थिंकिंग पार्ट होगा, रीजनिंग के में हेल्प करेगा, मेमोराइज करेगा, कुछ भी आप लिख सकते हो। इसी का और वाला पार्ट है, नेम अ हार्मोन दैट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ द टेंड्रिल एंड एक्सप्लेन हाउ दे हेल्प अ पी प्लांट टू क्लाइंब अप अदर प्लांट। जो टेंड्रिल है उसके ग्रोथ में हेल्प करता है ऑक्सिन। तो पहला तो आंसर हो गया ऑक्सिन। अब ये हेल्प कैसे करता है, जैसे पी प्लांट किसी भी स्टॉक के कांटेक्ट में आता है, तो जहां पे कांटेक्ट होगा वहीं से टेंड्रिल का ग्रोथ शुरू हो जाता है। अब जो पार्ट यहाँ पे इसके कांटेक्ट में होगा उसकी ग्रोथ कम होती है, और जो पार्ट एयर में होगा टेंड्रिल का उसकी ग्रोथ ज्यादा होती है। तो इसलिए टेंड्रिल क्या करता है, बार बार इसी के अराउंड क्या करेगा, रैप करते हुए आगे जाता है, और इस तरीके से एक सपोर्ट के थ्रू वो हाइट तक चला जाएगा। ठीक है, मतलब जो पार्ट स्टॉक के कांटेक्ट में होगा उसके कंपेयर में जो पार्ट टेंड्रिल का एयर में होता है उसकी ग्रोथ फास्ट होती है, इसलिए वो पार्ट ग्रो कम करेगा, तो टेंड्रिल उसी के अराउंड ग्रो करता रहेगा और उसको पूरा रैप कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, मेंशन द पाथवे ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑर्गन ऑफ इट्स फॉर्मेशन टू इट्स एक्सक्रीशन, व्हाट विल हैपन इफ द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन डज नॉट वर्क प्रॉपरली। यहाँ पे दो चीजें पूछी गई हैं। सबसे पहले कह रहा है कि मेंशन करो वो पाथवे का जिसके थ्रू जो यूरिन है वो ट्रांसफर होता है उस ऑर्गन से जहां पे ये फॉर्म होता है, उस ऑर्गन तक जहां से ये एक्सक्रीट हो जाता है। और दूसरा कह रहा है कि अगर नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा। चलिए, सबसे पहले फ्लो चार्ट, जो यूरिन है उसका फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, किडनी में, क्योंकि किडनी के अंदर ही ये ब्लड से सेपरेट होता है। उसके बाद किडनी से चला जाएगा यूरेटर में, यूरेटर के बाद ये चला जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर ये यूरेथ्रा में चला जाएगा, यूरेथ्रा के थ्रू हो जाएगा बाहर। ये तो हो गया पाथवे। अब अगर हम ट्यूबुलर पार्ट को, अब अगर यहाँ पे नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा। आपको मालूम है कि जितने भी सॉल्ट होते हैं, पिगमेंट होते हैं, वाटर होते हैं, ग्लूकोज होगा, बाकी कंपोनेंट होंगे, उन सबका यहाँ पे होता है रीएब्जॉर्प्शन, और इसी रीएब्जॉर्प्शन की वजह से जो यूरिन होता है उसका कंसंट्रेशन होता है। तो अगर ट्यूबुलर पार्ट वर्क नहीं करेगा तो यूरिन कंसंट्रेट नहीं होगा, और डाइल्यूटेड फॉर्म में ही यूरिन बॉडी से बाहर डिस्चार्ज किया जाएगा। 26 है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। तो पहला यहाँ पे है, सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड एल्युमिनियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट। बेरियम क्लोराइड मींस BaCl2, रिएक्शन करता है एल्युमिनियम सल्फेट मींस Al2SO4 थ्राइस। तो कह रहा है यहाँ पे फॉर्म होता है इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, क्योंकि इसका प्रेसिपिटेट बनेगा, और साथ में एल्युमिनियम क्लोराइड। अब इसको बैलेंस करना है, तो एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है तो पहले इसको 2 करना पड़ेगा, तो एल्युमिनियम 2 कर दिया हमने। अब इसके लिए क्लोरीन कुल यूज हो गया 6, इसलिए इसको हम लोग कर देंगे 3। और जब बेरियम को 3 कर दिया तो यहाँ बेरियम के बैलेंसिंग के लिए इसको भी 3 करना पड़ेगा। सल्फेट 3 हो चुका है, ये बैलेंस हो गया है। सेकेंड है, एल्युमिनियम मेटल मींस Al रिएक्ट विद स्टीम मींस वाटर एंड फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड हाइड्रोजन गैस H2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 3 यूज हुआ है, इसलिए आपको इसको लिखना पड़ेगा 3। एल्युमिनियम 2 यूज हुआ है, इसलिए एल्युमिनियम को लिखना पड़ेगा 2। और ऐसा करोगे तो हाइड्रोजन के कुल 3 मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 3। ये बैलेंस हो गया। ये तो हो गया आपका सेक्शन ए और बी। अब सेक्शन सी के साथ हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।